हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम अपना एक टॉपिक देखने जा रहे हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। मास जो कंजर्वेशन होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। वैसे पूरा डिटेल के अंदर ही है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर देखने का प्रयास करेंगे कि आप एग्जाम के दृष्टिकोण से किस प्रकार से लिखेंगे, पूरा यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपनी स्टडी को फ्री के अंदर कंटिन्यू रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसमें समझिए आप चीज को। मान लो कि आप ए की और बी की अभिक्रिया करवा रहे हो और अभिक्रिया करके हमारे को कोई उत्पाद मिल रहा है ए बी, ठीक है। अब इसका द्रव्यमान था x, इसका द्रव्यमान था y, या फिर ऐसे मान लो इसका द्रव्यमान था 5, इसका द्रव्यमान था 3। तो अगर इसके द्रव्यमान की हम बात करेंगे तो इसका मान होगा x + y, या फिर 5 + 3 यानी कि 8। कहने का मतलब अभिक्रिया के अंदर जितने क्रिया कारक होते हैं उनका जो द्रव्यमान होता है, जो क्रिया कारक है उनका द्रव्यमान जो है वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। दूसरी भाषा में बोलें तो किसी भी जो अभिक्रिया होती है उसके अंदर द्रव्यमान जो होता है वो नियत रहता है। मतलब यहाँ पे 8 द्रव्यमान ले रहे थे तो उत्पाद भी हमें 8 ही मिलेगा, ना तो ये 7 मिल सकता है और ना ही ये 9 मिल सकता है, ये भी नहीं मिल सकता, ये भी नहीं मिल सकता। तो द्रव्यमान जो है वो नियत रहता है। किसी भी अभिक्रिया के अंदर जो द्रव्यमान होता है वो नियत रहता है, यानी कि द्रव्यमान को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो और ना नष्ट कर सकते हो। यहाँ पे 8 था तो 8 ही रहेगा, ना तो आप इसको उत्पन्न करके 9 कर सकते हो और ना इसको नष्ट करके 7 कर सकते हो। तो अभिक्रियाओं के अंदर जो द्रव्यमान होता है वो नियत रहता है, उसको आप ना तो उत्पन्न कर सकते हो और ना नष्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है यानी कि निर्मित किया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। सीधी सिंपल भाषा में तो ये होता है क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के इस नियम को द्रव्य के अविनाशिता का नियम भी कह सकते हैं। अविनाशिता का मतलब क्या होगा, यानी कि जिसका विनाश नहीं किया जा सकता। आप अगर कोई भी अभिक्रिया करवा रहे हो उसमें जो द्रव्यमान है क्रिया कारक का, उसके द्रव्यमान को आप नष्ट नहीं कर सकते और ना ही उसको नया बना सकते हो। जितने क्रिया कारक का द्रव्यमान है उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान भी रहेगा। क्यों? क्योंकि जो द्रव्यमान जो है वो नियत रहता है, संरक्षित रहता है। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के इस नियम को द्रव्य के अविनाशिता का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि नियमानुसार किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। सृजन का मतलब होता है बनाना, उत्पन्न करना, और विनाश का मतलब नष्ट करना। तो किसी भी अभिक्रिया के अंदर पदार्थों के द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उनको नष्ट किया जा सकता है। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ पे H2 + O2 इसकी क्रिया कराकर और H2O हमारे को प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर ये संतुलित नहीं है। कैसे संतुलित नहीं है वो देखिए। संतुलित कैसे नहीं है, यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन, 2, और यहाँ पर भी कितने हैं, 2। सही बात है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, केवल 1 है। तो यहाँ पर संतुलित नहीं है। तो सबसे पहले तो इसको संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2H2 लिख देंगे, फिर O2, और यहाँ पर जो H2O के कण बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2। अब देखिए, H2 2 और 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 4। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। ये 2 O, यानी कि 2 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पर ये क्या हो गए, ये हो गए संतुलित।
ठीक है। अब अगर इस अभिक्रिया की जो संतुलित है उसके अंदर अगर द्रव्यमान को देखेंगे तो जितना द्रव्यमान इस तरफ होगा ना उतना ही द्रव्यमान इस तरफ होगा, दोनों बराबर होंगे। कैसे देखते हैं। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1, तो ये कितना, ये 2 है तो ये इसका द्रव्यमान कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। और बाहर कितना लिखा है 2। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 × 2, और इस प्रकार से हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16। तो देखिए ये कितना हो गया 2, 2 दूनी 4 और 4 प्लस 16, यहां पे कितना हो गया 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32, तो 4 प्लस 32, और यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 4 प्लस 16, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर 36 और यहाँ पर 18 दूनी 36 हो गया पूरा, 4 प्लस 32, तो 32 प्लस 4 36 हो गया। तो यहां पर जितना अभिकारक है उतना ही उत्पाद हो गया। तो जितना अभिकारक है 36 उतना ही उत्पाद हो गया। कहने का मतलब जितने अभिकारक हमारे को यहां पर काम में आ रहे हैं अभिक्रिया के अंदर और जितना उत्पाद प्राप्त हो रहा है उनके अंदर अगर द्रव्यमान देखेंगे तो द्रव्यमान जो है वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि द्रव्यमान जो है उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये नियत रहता है। जितने अभिकारक होंगे उतना ही उत्पाद होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं। यहां अभिकारक का द्रव्यमान 36 है। अभिक्रिया होने के पश्चात जो नया उत्पाद बनता है वो अपरिवर्तित ही रहता है। कहने का मतलब जितना जो अभिकारक है उसका द्रव्यमान है 36, उतना ही जो उत्पाद हमें प्राप्त हो रहा है उसका द्रव्यमान देखेंगे तो उसका भी 36 ही रहेगा, अर्थात द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके अन्य उदाहरण ये है, ये उदाहरण जो है ये इसके अन्य उदाहरण है। AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3, और दूसरा है H2S प्लस Cl2, 2HCl प्लस S, 2Ki प्लस Cl2, और फिर अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बन रहे हैं वो 2KCl प्लस I2। अब कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं जो विभिन्न एग्जामों के अंदर इससे संबंधित आए हुए हैं, वो देख लेते हैं। देखिए, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता। अभी बात की ना, कौन सा नियम कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो कहां पर है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन फ्रांसीसी रासायनिक एंटोनी लेवोएसिए ने किया था। यह भी आप याद रखेंगे कि जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो किसने दिया था, एंटोनी लेवोएसिए ने किया था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात एक रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी कि दोनों तरफ अगर द्रव्यमान की तुलना करेंगे तो दोनों तरफ बराबर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होते हैं, यानी कि अगर रासायनिक जो समीकरण होते हैं उनको संतुलित किया जाता है तो वो किसके आधार पर किया जाता है, तो वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अभी हमने पीछे बात की थी ना कि जहां पर जो अभिक्रिया थी वो संतुलित नहीं थी तो वहां पर द्रव्यमान इस तरफ अलग आएगा, इस तरफ अलग आएगा, लेकिन अगर उसको संतुलित कर देंगे तो दोनों तरफ द्रव्यमान जो है वो समान रहेगा, जितने अभिकारक उतना ही उत्पाद। तो यहां पर संतुलित रासायनिक समीकरण किसके अनुरूप होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप। एक संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है।
जो अभिक्रिया हो रही है वो और फिर उसके जो उत्पाद आ रहे हैं वो, उनके द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है। इसे क्या बोला जाता है? अभी बात की रहे द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोला जाता है। और क्या? देखिए डी ऑप्शन सही है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या सिद्धांत। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, यानी कि बदलता नहीं है। जितने अभिकारक होंगे उतने ही उत्पाद होंगे, उनका द्रव्यमान जो है वो नियत बना रहेगा। इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहा जाता है। द्रव्यमान का ना ही सर्जन हो सकता है, यानी कि ना तो उनको उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उनका विनाश हो सकता है, यानी कि ना उनको नष्ट किया जा सकता है, परंतु वह आपस में पुनर्व्यवस्थित अवश्य हो सकता। पुनर्व्यवस्थित होने का मतलब होता है कि आपस में क्रिया जरूर कर सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान जो है वो नियत बना रहेगा। तो ये टॉपिक इतना सही था। इसमें सिर्फ हमने देखा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होगा, उसको लिखेंगे किस प्रकार से, इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे। अगर कुछ प्रश्न हमारे को हल करने के लिए दे दिए जाए तो हम किस आधार पर देंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी